ये कमरा अब से तुम्हारा है कजिन। झुओ फैन ने दरवाजा धीरे से खोला, उसी पलंग की ओर इशारा करते हुए जहां वो लड़की पहले ठीक हुई थी, और मजाक में बोल पड़ा। लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहराई और कृतज्ञता थी। कई दिनों तक गली गली कुत्ते की तरह भटकने के बाद वो अब उसी जगह वापस आई थी जहां उसे सुकून मिला था। कोई भी इस वक्त इमोशनल हो जाता जैसे ये जगह अब उसका घर हो। झुओ फैन ने एक अंदाज में उसे अंदर बुलाया और खुद बाहर चला गया। जैसे ही वो निकलने लगा, लड़की ने पीछे से आवाज दी, मैंने देखा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इन दिनों शहर में मस्ती करते हुए। झुओ फैन रुक गया, माथा सिकोड़ते हुए पीछे देखा तो क्या हमें मस्ती नहीं करनी चाहिए? तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो, लड़की बोली। इन 10 दिनों में तुम दोनों को फ्लाइंग क्लाउड सिटी में घूमते देखकर तो यही लगा कि तुम्हारे बीच बहुत गहरा रिश्ता है। झुओ फैन बोला, बिल्कुल, एक बाप ऐसा ही होता है, इसमें गलत क्या है? लेकिन तुमने कहा था कि तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया। लड़की थोड़ी उलझी हुई थी। तुम्हारा अपने बेटे से इतना प्यार देखकर तो नहीं लगता कि तुम उसकी माँ के साथ ऐसा कर सकते हो। झुओ फैन की आंखें सिकुड़ गईं। औरत और बेटा अलग होते हैं, मर्द ये फर्क अच्छे से जानते हैं। एक अधपकी चिड़िया क्या समझेगी ये सब? उसने आंखें घुमाई और चला गया। उसकी आंखों में हल्का दुख तैर रहा था और वो सिर हिलाता चला गया। लड़की को उसका ताना चुभा, मगर फिर उसने दूसरा पहलू सोचना शुरू किया। झुओ फैन हर बार अलग बात करता है, कभी इधर तो कभी उधर। इससे वो और भी रहस्यमयी लगने लगा उसे, जैसे उसके अंदर कई राज छिपे हों। लड़की अपने कमरे में नहीं गई, वो घर के पीछे चली गई। आसमान में चांद तारों के समंदर के बीच टंगा हुआ था, रात को रोशन करता हुआ। पीछे के आंगन में गू संतोंग पत्थर की मेज पर बैठा था, हाथ में एक लकड़ी का खिलौना लिए। वो बहुत प्यारा लग रहा था। चाहे वो 300 साल का क्यों न हो, उसकी मासूमियत अब भी वैसी ही थी। खासकर पिछले कुछ दिनों से झुओ फैन ने कामकाज छोड़कर उसके साथ शहर में वक्त बिताया। उसे फिर से पिताजी का प्यार मिला और इससे उसके अंदर का बच्चा फिर से जाग उठा। वो रोज खिलौनों की जिद करने लगा। वो अभी उसी मस्ती में था, तभी एक लड़की पीछे से उसके पास आई। गुरु शंटोंग ने भौहें सिकोड़ ली, मगर ऐसे दिखाया जैसे उसे पता ही नहीं चला, और अपने खिलौने से खेलने लगा। झुओ फैन हमेशा कहता था, बच्चा बनकर रहो। गू संतोंग है ना तुम्हारा नाम? लड़की ने मुस्कुराते हुए खिलौने की तरफ देखा। वाह, कितना प्यारा है, तुम्हारे डैड ने दिलाया क्या? गू संतोंग ने उसकी तरफ देखा और बोला, जल्दी काम की बात बोल या फिर जाकर सो जा। लड़की वहीं जम गई। उसके चेहरे की नसें तक फड़कने लगी। इतना रूखा क्यों है ये बच्चा? नहीं, इसमें बच्चे का कसूर नहीं। जिस इंसान के साथ रहता है वही गड़बड़ है। मुझे सब्र रखना होगा। गुस्से को दबाते हुए लड़की ने फिर से मुस्कुराकर कहा, सैंटोंग, बच्चों को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। और कौन सी अक्लमंद उस औरत से मीठा बोलेगा जिसने हमें मार डालने की कोशिश की थी? गू संतोंग ने तीखा जवाब दिया। लड़की को गुस्से में खून चढ़ गया। उसका शरीर तक कांपने लगा। बाप बेटे दोनों जहर हैं। इनकी बातें तो सीधे दिल पर चोट करती हैं, पर ये बच्चे की गलती नहीं, उसका बाप ही सिखा गया है। मुझे संभालना होगा खुद को। उसका चेहरा इतना टेढ़ा हो गया मानो रोने से भी बुरा हाल हो। बच्चे, क्या तुम थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकते? मुझे बस तुमसे कुछ पूछना था, तो जल्दी बोल न। गू संतोंग ने चिढ़कर कहा। गुस्से से लड़की ने दांत भींच लिए। हा, क्या बात है बच्चे, बड़े तीखे हो। तो फिर मैं भी सीधा सवाल करती हूँ, क्या तुम्हारे डैड ने सच में तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था? गू संतोंग रुक गया, खिलौना नीचे किया और ठंडी आवाज में बोला, हाँ। लड़की का चेहरा उतर गया। जो सोचा था वैसा नहीं निकला। क्या तुम्हें अपनी माँ से प्यार है? हाँ। तो अपने डैड से नफरत नहीं करते उसके लिए? नहीं। क्यों? लड़की हैरान रह गई। गुरु शंटोंग चुप हो गया। उसने खिलौने की तरफ देखा, फिर लंबी सांस ली। अगर डैड माँ के साथ रहते तो माँ मर जाती। फिर तुम बताओ, उन्हें क्या करना चाहिए था? क्या? लड़की कुछ कह ही नहीं पाई। संजी, खेल रहे हो क्या? इस वक्त तो सोने का टाइम है। झुओ फैन की आवाज दूर से आई। गुरु शंटोंग ने लड़की को अनदेखा किया और झुओ फैन के कमरे की ओर बढ़ा। डैड बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। उसके मासूम से चेहरे और सीधे खड़े होने के ढंग को देखकर लड़की चौंक गई। बेटा अपने बाप पर गया है, लेकिन उतना बेरहम नहीं लगता है वो उतना खराब नहीं है जितना दिखाने की कोशिश करता है। उधर गू संटोंग कमरे में पहुंचा। झुओ फैन मेज पर बैठा था, गुस्से और दुख से भरी नजरों से देख रहा था। इतना सब क्यों बताया उसे? मैं नहीं चाहता कि वो हर बार तुमसे मिलकर तुम्हें कोसे। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई संत नहीं हूँ। लोगों की गालियां तो बचपन से सुनता आया हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे डैड को गाली दे। गू संटोंग उबासी लेते हुए बिस्तर पर चढ़ गया। पहले जो भी गाली देता मैं तोड़ देता था उसे, पर अब तुमने मना किया है लड़ाई से, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई तुम्हें कुछ कहे ही नहीं। झुओ फैन ने उसे गहरी नजर से देखा और सिर हिला दिया। बेटा, अगली सुबह झुओ फैन और गू संटोंग ने कल्टीवेशन करके खुद को तरोताजा महसूस किया और नए दिन का स्वागत किया। गू संटोंग हंसते हुए बोला, डैड, वो लड़की फिर आ गई। अब भी उसे बेवकूफ बनाए क्या? बिल्कुल, जितना बेफिक्री से रहेंगे उतना अच्छा। असली मछली अभी फंसी नहीं है। हा। झुओ फैन हंसते हुए बोला।
गूश अपनी भूमिका निभा रहे थे, वो फिर से बच्चा बन गया। झुओ फैन मुस्कुराया, उस पिता बनने के पल को वो सच में एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक लड़की का कोमल चेहरा उसके सामने आ गया। झुओ फैन ने पूछा, क्या कर रही हो? मैं और संजी बाहर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, फिर मुझे भी ले चलो, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। झुओ फैन की भौहें चढ़ गईं। क्यों? हाँ, मेरे डैड और मैं तो मस्ती कर रहे हैं, फिर तुम्हें क्यों साथ ले जाएं? तुम तो मूड खराब करोगी, गु संतोंग ने उसे टका सा जवाब दिया। लड़की ने नाक फुलाकर सैंटोंग को मुंह बनाया, फिर झुओ फैन की तरफ देखा और जिद की, कौन जाने तुम बाहर जाकर मेरी रिपोर्ट कर दो, इसलिए मुझे नजर रखनी होगी तुम पर। झुओ फैन ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा, फिर चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, जब इतना मन है तो चलो, बस कुछ गलत फहमी ना हो। गलत फहमी कैसी? लड़की को जिज्ञासा हुई, लेकिन झुओ फैन की मुस्कान कुछ शातिर सी थी। 1 घंटे बाद, अरे गु साहब, आज फिर बेटे को घुमाने ले आए? क्या पिताजी हैं आप? इतने दिनों से बेटे के साथ समय बिता रहे हैं और अब तो बीवी को भी ले आए। वाह, साहब की बीवी तो अप्सरा जैसी खूबसूरत है। अब समझ में आया इतनी देर से घर में क्यों छिपी थी। हा हा हा। तीनों जब सड़क पर चल रहे थे तो हर तरफ से ऐसे ही कमेंट्स आ रहे थे। झुओ फैन बस मुस्कुराकर सिर हिला देता। लड़की का चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया। अब उसे समझ आया झुओ फैन का वो इशारा क्या था और बड़बड़ाई, तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हारी बीवी नहीं, कजिन हूँ। इन दुकानदारों से कुछ कहने का फायदा नहीं, ये तो कुछ भी कह देंगे और मुझे भी इनसे बात करने की कोई इच्छा नहीं। झुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें इधर उधर सब पर नजर रखे हुई थीं। उसके हिसाब से लड़की अब तक छिपी फिर रही थी, इसलिए उसके साथी उसे ढूंढ नहीं पाए। अब जब वो खुले में घूम रही है तो जरूर कोई उससे संपर्क करेगा, इसीलिए उसने उसे साथ ले लिया, एक चारा बनाकर। रुको, तुम लोग कौन हो? एक गश्ती दस्ते ने उन्हें रोक लिया। लड़की घबरा गई और भागने को तैयार हो गई, मगर झुओ फैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। झुओ फैन मुस्कुराकर बोला, हम ग्यू परिवार से हैं, पास ही रहते हैं। दस्ते के आदमी ने एक जेड स्लिप निकाला, पढ़ा और बोला, ओह, नया गू परिवार, गू यीफान, गू संतोंग और गू किंग्यान, आप लोग जा सकते हैं। गश्ती दल आगे बढ़ गया। लड़की स्तब्ध रह गई। इतनी आसानी से जाने दिया? झुओ फैन ने उसका मन पढ़ लिया। तुम भूल गई कि कुछ दिन पहले हमने रजिस्ट्रेशन कराया था? उस जेड स्लिप में हमारे चेहरे और सारी जानकारी है। फ्लाइंग क्लाउड सिटी में हम तीनों एक ही परिवार हैं। तो मैं अब तक क्या कर रही थी? बिल्ली की तरह छिपती फिर रही थी? लड़की हक्का बक्का रह गई। झुओ फैन ने कंधे उचका दिए। हाँ, तुम क्यों भाग रही थी? इसी को तो कहते हैं गिल्टी दिखना, फरेबी लगना, बेसहारा। बाप बेटे ने उस बेचैन लड़की की हालत देख देख कर मजे लिए। उन्हें ये खबर नहीं थी कि किसी कोने से कोई जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थीं। पापा, मुझे ये चाहिए और वो भी, अरे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर तीनों ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई खुशहाल परिवार मस्ती में खरीदारी कर रहा हो। गू सेंटोंग तो बच्चों जैसा ही था, जो भी चीज उसकी आंखों के सामने आती उस पर लट्टू हो जाता। झुओ फैन भी उसे किसी अमीर बाप की तरह सिर पर चढ़ा रहा था, बिना पलक झपकाए स्पिरिट स्टोन्स लुटा रहा था और दुकानदार को यूं दे रहा था जैसे राजा बना हो। ये सब चाहिए मुझे? हाँ हाँ हाँ, ले लो सबका पैसा। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। दुकानदारों की बाँछें खिल गईं। एक ही दिन में इतना मुनाफा कहाँ होता है। गू संतोंग नए नए खिलौनों में मगन था। उसकी खुशी और मासूमियत ने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना दिया। लड़की भी ये देखकर मुस्कुरा उठी। गुड़ियों जैसी मिठाइयाँ, आओ आओ, गुड़ियों वाली मिठाइयाँ लो। ये आवाज सुनते ही गू संतोंग ने चमकती आंखों से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा जो एक ठेला लगाए खड़ा था। पापा, ये क्या चीज है? झुओ फैन ने मुंह बिचकाया। सब दिखावे की चीज है बेटा, इनमें कुछ खास नहीं होता, छोड़ो इसे। लेकिन गू संतोंग की आंखों में तो बस वही मिठाइयां घूम रही थीं। लड़की हंसी और बोली, संजी, चलो मैं तुम्हारे लिए खरीद देती हूँ, ठीक है? गू संतोंग थोड़ा मुंह फुलाकर झुओ फैन की तरफ देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि सच में ले सकता हूँ। झुओ फैन नाक खुजाते हुए हंस पड़ा। लड़की तो फ्री की खाने वाली है तो उससे कुछ लेना तो बनता है। फिर उसने संजी से मजाक में कहा, बिल्कुल खुल के लेना बेटा, जितना चाहो ले लो, पूरी तरह लूट लो इसे। गू संतोंग खुशी से उछल पड़ा और चारों तरफ देखने लगा। अब उसे सिर्फ मिठाई नहीं, बहुत कुछ चाहिए था। वो मुस्कराया और लड़की की तरफ अपना नन्हा हाथ बढ़ा दिया। लड़की ने झुओ फैन को घूरा और बोली, मैं जानती थी कि तुम बच्चे को बिगाड़ रहे हो। झुओ फैन ने मुंह फेर लिया और अंदर ही अंदर हंसने लगा। गू सेंटोंग मुंह फुलाकर बोला, तुमने बोला था कि दिलाओगी, अब मुकर गई। लड़की भी आखिरकार हार गई और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है संजी, सब दिला दूंगी तुम्हें। हाँ 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 हाँ। वो ठेले वाले के पास जाने लगी, लेकिन जाने से पहले झुओ फैन को घूर के शक्लें भी बनाई। समझ नहीं आ रहा था कि गू सेंटोंग की तरह प्यारी बन रही है या गुस्से में है। झुओ फैन ने गू सेंटोंग का हाथ पकड़ा और दोनों इधर उधर घूमने लगे जैसे कोई छुट्टी मना रहा हो। कितने की है ये मिठाई? तभी एक साया उसके ऊपर आया, उसका मुंह दबाया और उसे वहां से खींच कर ले गया। सिर्फ एक पल में वो लड़की भीड़ से गायब हो गई। आसपास के किसी को भनक तक नहीं लगी। ठेले वाले ने आगे देखा और बड़बड़ाया, अभी तो किसी ने मुझे बुलाया था, क्या मैं सपना देख रहा था? अजीब है। वो कुछ पल में फिर अपनी आवाज लगाने लगा। एक अंधेरे सुनसान कोने में लड़की डर के मारे हाथ पांव मार रही थी।
लेकिन उसका मुंह एक लोहे जैसे मजबूत हाथ से दबा हुआ था, जिससे उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। वो घबराई और सोचने लगी कि अब छुपना बेकार है। जिसने भी पकड़ा है वो फ्लाइंग क्लाउड मैनर का ही आदमी होगा। यानेर, मैं हूं, हमलावर ने जल्दी से कहा, इससे पहले कि वो कुछ कर डाले। लड़की चौंकी और जैसे ही वो आवाज पहचानी उसने खुद को शांत कर लिया। उसने चौंकते हुए उस खूबसूरत लड़के को देखा जिसने अभी उसका मुंह छोड़ा था। तुम जिंदा हो भाई? झुओ फैन और उसका बेटा मस्ती में घूम रहे थे, लेकिन जब मुड़े तो देखा कि लड़की गायब है। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? गु संतोंग ने पूछा। क्या हमने उसे डरा दिया इतने सारे सामान मांगने के चक्कर में? झुओ फैन हंसते हुए बोला, तूने जो मांगा वो तो सिर्फ कुछ स्पिरिट स्टोन्स की बात थी, और वो लड़की कोई मामूली नहीं है, ईस्टर्न लैंड की बड़ी कल्टीवेटर है। डर के भाग जाएगी, और भागती भी तो रहती कहाँ। अरे हाँ, पिछले 10 दिन तो बिना घर के इधर उधर भटक रही थी, अकेले घूमने की हिम्मत नहीं होगी। गु संतोंग सोचते हुए बोला, क्या सिपाही ले गए उसे? झुओ फैन ने सिर हिलाया। फ्लाइंग क्लाउड मैनर यहाँ का मालिक है, अगर वो लेना ही चाहते तो ऐसे क्यों करते, सीधा आकर ले जाते। और वो हमारे साथ ही आई थी, अगर उन्होंने ले लिया होता तो हमें भी ले जाते। तो फिर मुझे लगता है उसके दोस्त आ गए। झुओ फैन मुस्कुराया और बोला, वो इतनी आराम से दिन दहाड़े घूम रही थी, देखकर उसके दोस्त हैरान हो गए होंगे और उसे बात करने ले गए होंगे। गु संतोंग भी मुस्कुरा उठा। पापा, लगता है इस बार बड़ी मछली फंसी है। हाँ बेटा, लेकिन अब हमारी छुट्टी खत्म हो गई। झुओ फैन हंसते हुए बोला, संजी, ये हमारा आखिरी मस्ती वाला दिन हो सकता है। बोलो कहाँ चलना है? मैंने सुना है शहर से 100 मील दूर एक जगह है जहाँ बहुत सारे खाने की दुकानों की लाइन है। चलो वहां चले, पेट भर के खाने। तुझे तो बस खाने की पड़ी है, पहले खाना, बाकी सब बाद में। हे। झुओ फैन और उसका बेटा निकल पड़े। सब कुछ कंट्रोल में था और आखिरी दिन की मस्ती के लिए पूरी तरह तैयार थे। जब रात गहराई और चांद आसमान पर आ गया तब जाकर वो दोनों घर लौटे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं दोनों के मुंह को किसी ने कस के पकड़ लिया। दरवाजा अंदर से बंद हुआ और सोल हार्मनी के एक्सपर्ट्स उन्हें घर के अंदर ले गए। गुरु शंटोंग चौंक गया और लड़ने ही वाला था, लेकिन झुओ फैन ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। दोनों ने थोड़ी बहुत दिखावे की नाटकबाजी की, जैसे जबरदस्ती खींचे जा रहे हों, चीखने की कोशिश कर रहे हों। आखिरकार उन्हें बैठक में लाया गया जहां 2 ताकतवर एक्सपर्ट्स बैठे थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी मुख्य कुर्सी पर बैठा था, जिसके बालों में सफेदी थी, चेहरा गंभीर लेकिन मुस्कुराता हुआ। वो एक जेनेसिस स्टेज का एक्सपर्ट था। झुओ फैन को उसी वक्त समझ आ गया, ये तो बड़ी मछली फंस गई। जैसे ही उन्होंने देखा कि घर के मालिक आ गए हैं और कुछ बोलने वाले हैं, एक आदमी चिल्लाया, एक भी शब्द बोला तो जान से जाओगे। झुओ फैन डरने का नाटक करता हुआ सिर हिलाया। हम मेहमान हैं यहाँ, ये कोई तरीका है मेजबान से पेश आने का? और साथ में बच्चा भी है। मध्य उम्र के आदमी ने भौहें चढ़ाई और हाथ हिलाकर बोला, छोड़ दो इन्हें। क्या यही है वो नाम जिसे हम 10,000 साल से संभाल रहे हैं? जी क्लैन हेड। दोनों ने झुककर सलाम किया और पीछे हट गए। अब झुओ फैन और उसका बेटा अकेले थे। मध्य उम्र का आदमी मुस्कुराया, लेकिन झुओ फैन जल्दी से चिल्ला पड़ा, सर जी, आप गलत आदमी को पकड़ लाए हो। मैं तो दूर दराज वेस्टर्न लैंड से आया हूँ, इस जगह के पुराने मालिक को भी नहीं जानता। मुझे माफ करो, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। हा, छोटे भाई, तुम गलत समझ रहे हो, हम बदला लेने नहीं आए हैं। वो आदमी मुस्कुराया। झुओ फैन फिर बोला, तो क्या लूटने आए हो? हे भगवान, सुना था फ्लाइंग क्लाउड सिटी की सुरक्षा बहुत पक्की है, फिर भी ये हाल है। उस आदमी का मुंह बन गया। लूट? बदला लेना तो इससे बेहतर होता। छोटे भाई, मेरी बात सुनो। भाई साहब, आप देख सकते हैं कि मैं तो एक मामूली रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर हूँ। फ्लाइंग क्लाउड सिटी में मेरी कोई औकात नहीं। मेरे पास बस मेरा बेटा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने एक पुराने फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड का घर जरूर खरीदा है, लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ। मैं तो सच में बहुत गरीब हूँ। झुओ फैन बार बार उसकी बात काटते हुए रोने का नाटक करता रहा। आंखों में हल्की मिचमिचाहट लिए उस आदमी ने पहले खुद को देखा, फिर अपने आसपास खड़े लोगों की कतारों को निहारा। बताओ भला, हम किसी लुटेरे जैसे लगते हैं क्या? लोगों ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। क्लैन हेड साहब, इस आम आदमी की बकवास पर ध्यान मत दीजिए। एक रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर आखिर जानता ही क्या है? हाँ क्लैन हेड, आप इसे इग्नोर करिए। सर की मार्शल फेम इतनी ऊंची है, चोरी डकैती तो उनके पांव की धूल भी नहीं। ये तो डर के मारे बक रहा है बस। सही बात है, बिल्कुल। सबने मिलकर हामी भरी और झुओ फैन को हिकारत भरी नजरों से देखने लगे। इतना कहने की जरूरत नहीं है। वो अधेड़ उम्र का आदमी हाथ हिलाते हुए झुओ फैन की ओर मुड़ा। हमने जबरन इस आदमी के घर में घुसकर शक को दावत दी है, ये मानता हूँ, लेकिन हालातों के मारे हम जैसे राइचस लोग भी जब इस तरह की गिरी हुई हरकत करने पर मजबूर हों, तो फिर हमें और उस शंगवान फेयुन में क्या फर्क रह जाता है जिसने अपने ही क्लैन को धोखा दिया और हमारी सबसे बड़ी शर्म बन गया। क्लैन हेड बुद्धिमान है। सभी खड़े होकर उस आदमी को झुककर सलाम करने लगे। वो आदमी मुस्कुराया और सिर हिलाया। छोटे भाई, सच कहूं तो हमने मजबूरी में तुम्हारे शांत से घर में शरण ली है। अगर तुम कुछ दिन हमें जगह दे सको तो मैं बहुत आभारी रहूंगा।
उसने झुओ फैन की तरफ झुककर हल्का सा झुकाव दिखाया। झुओ फैन ने मन ही मन सिर हिलाया। तरीका चाहे जैसा भी हो, ये आदमी लोगों को अपने पाले में लाने का हुनर जानता है, तारीफ भी बटोरता है और समझदार भी है। कुल मिलाकर एक लीडर के लायक आदमी है। बाकी सब तो। झुओ फैन ने पास खड़े बाकी लोगों की तरफ देखा, नाक से कोड़ते हुए ऐसे हाथ हिलाया जैसे कोई बेबस हो। बड़े भाई, जब आपकी तलवार पहले से ही मेरी गर्दन पर हो तो फिर घर देना मेरी मर्जी में कहां। आप चाहें तो मुझे गटर में भी घसीट लो। फुस। अधेड़ आदमी जोर से हंस पड़ा और बाकी सब भी ठहाका मारने लगे। छोटे भाई, इतना टेंशन मत लो, हम बस कुछ दिन में निकल जाएंगे। हमें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, बस थोड़ी मदद चाहिए। इस बात पर कौन यकीन करेगा? आप में से कोई भी मुझसे कई गुना ताकतवर है, अंगूठे से मसल सकते हो मुझे। बड़े भाई, आप लोग आते कहां से हो? तुम्हें जानना है हम कौन हैं? किसी ने तेज आवाज में चिल्लाया, जिससे झुओ फैन डरकर पीछे हट गया और छोटे संजी को सीने से चिपका लिया। उस चिल्लाने वाले पर घूरते हुए वो अधेड़ आदमी मुस्कुराया। छुपाने का कोई मतलब नहीं, हम ईस्टर्न लैंड से आए हैं। ईस्टर्न लैंड? झुओ फैन ने सोचा, फिर एक लंबी सांस ली। जब मुझे वेस्टर्न लैंड में लोग मारने दौड़ रहे थे तब सोचा था सेंट्रल एरिया होते हुए ईस्टर्न लैंड निकल जाऊं, लेकिन अच्छा हुआ नहीं गया। अगर आप जैसे एक्सपर्ट्स को भी इस हालत तक आना पड़े तो लगता है ईस्टर्न लैंड की हालत भी कुछ ठीक नहीं। फुस। अधेड़ आदमी के मुंह से खून निकलते निकलते बचा। बहुत ही निराश चेहरा बनाकर बोला, छोटे भाई, मैंने इतनी सारी बातें समझाई और तुम अब भी हमें लुटेरा ही मानते हो? ऐसा कैसे कह सकता हूँ? झुओ फैन घबरा गया। मैं भला आप जैसे हीरोज को लुटेरा कैसे कह सकता हूँ? आप तो मेहमान हो, अभी उधार ले रहे हो। बाद में अगर यहीं बस भी जाओ तो मुझे क्या आपत्ति होगी? उस आदमी का चेहरा लटक गया। सिर पकड़कर एक लंबी सांस ली। इतना बड़ा और जाना माना क्लैन हेड अब एक मामूली आदमी की नजर में चोर डाकू बन गया था। अगर ईस्टर्न लैंड को ये पता चला तो सारे सेक्ट्स हंसी उड़ाएंगे। तभी जोर से हंसी गूंजने लगी और एक जानी पहचानी लड़की अंदर आई। पापा, मैंने कहा था ना उससे मत मिलो। ये बहुत घटिया सोच वाला और तुर्श जबान वाला इंसान है, आपसे एकदम उल्टा। देखिए ना, आप जैसे जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट को सिर्फ बातों से इतना परेशान कर दिया। क्यों किया ऐसा? हा हा हा। झुओ फैन ने देखा, वही लड़की थी जो पहले मिली थी। उसके पीछे एक सुंदर लड़का था जो तेज नजरों से देख रहा था। वो अभी जवान था, लेकिन सोल हार्मनी स्टेज पर पहुंच चुका था। अगर ये वेस्टर्न लैंड में होता तो उसे टॉप कहा जाता। अंकल, वो लड़का उस अधेड़ आदमी को झुककर नमस्कार करता है और फिर झुओ फैन को इग्नोर करके उस लड़की के पीछे खड़ा हो जाता है। वो अधेड़ आदमी हंसा और झुओ फैन से बोला, छोटे भाई, मेरी बेटी को जानते हो? झुओ फैन ने थोड़ी उलझन में सिर हिलाया। सुना है, वो तुम्हारी कजिन है। एक हल्के मगर शरारती मुस्कान के साथ वो बोला, तो फिर मैं उसका पिता हुआ, यानी तुम्हारा अंकल। और चाचा जब अपने रिश्तेदार से मिलने आए तो ये लूट नहीं हुई, ये तो खानदानी मुलाकात हुई। अब बात समझ आई? झुओ फैन ने उसे एक लंबी नजर से देखा और मन ही मन हंसा। ये आदमी उसूलों वाला है, लेकिन जिद्दी नहीं, खुद को सही ठहराने का तरीका जानता है। पहले घर कब्जा कर लिया और अब रिश्तेदारी से सब जायज कर रहा है। मजेदार है। बड़े भाई, अंकल कहो। झुओ फैन ने थका हुआ सा चेहरा बनाया, जैसे जबरन रिश्तेदारी स्वीकारनी पड़ रही हो, और उस आदमी ने भी खुद को एल्डर बनाने की कोशिश की। झुओ फैन ने आंखें घुमाई और असली मुद्दे पर लौटा। हम दोनों वेस्टर्न लैंड से हैं और ये लड़की हमें घायल मिली थी जब हमने ये घर खरीदा था। मैं एक अल्केमिस्ट हूँ और मैंने आपकी बेटी की जान बचाई। फिर जब इंपीरियल गार्ड्स ने तलाशी लेनी चाहिए तो आपकी बेटी ने मुझे धमकाया कि मैं ब्लफ करके उसे बचाऊं और मेरा गियू नाम तक इस्तेमाल किया। अब जब एक ही जगह आप सब यहाँ हो और सब अनजान, अगर कोई हमें पकड़ ले तो मैं समझता हूँ तुम्हारी चिंता। वो अधेड़ आदमी गंभीर चेहरा बनाते हुए बोला, छोटे भाई, यार से सब जान चुका हूँ। एक पिता के तौर पर मैं आभारी हूँ कि तुमने उसे पनाह दी और उसकी जान बचाई, लेकिन हमारी मिशन में ईस्टर्न लैंड के न जाने कितने लोगों की जान दांव पर है। इसमें सफलता जरूरी है। कुछ फैसले भले मुझे पसंद न हो, मगर लेना जरूरी है। इसीलिए हमें तुम्हारा घर लेना ही होगा, क्योंकि इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती। तुम्हें भी पता है कि सिक्योरिटी कितनी सख्त है और तुम्हारी वजह से यनर अब इस घर की सदस्य बन चुकी है। चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो, उस पर कोई शक नहीं करेगा। झुओ फैन का गला सूख गया। मतलब आप हमें मारने की सोच रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बस चाहते हैं कि तुम हमारे साथ सहयोग करो, वरना हमें भी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वो आदमी लंबी सांस लेते हुए बोला, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस यहीं रोक कर रखेंगे और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। अगर तुम हमारा साथ दो तो चीजें आसान होंगी। आखिर तुम मेरे नेफ्यू हो, है ना? हाँ हाँ हाँ। झुओ फैन ने गोने सेंटोंग की तरफ देखा और बच्चे की सलामती पहले सोचते हुए कहा, पर मैं कैसे यकीन करूं कि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? शांगवान क्लैन के नाम की कसम। उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। झुओ फैन चौंक गया। शांगवान क्लैन? वही ईस्टर्न लैंड का सबसे बड़ा क्लैन? हाँ, मैं शांगवान क्लैन का क्लैन हेड हूँ, शांगवान फिक्सयोंग। वो आदमी बोला और फिर उस लड़की और लड़के की ओर इशारा किया। ये मेरी बेटी शंगवान चिंगयान है और मेरा नेफ्यू शंगवान यूलिन। बाकी सब शंगवान क्लैन के एल्डर्स और वेनरेबल्स हैं।
झुओ फैन कांप उठा। मतलब शंगवान फेयुन जो 9 सॉर्ड किंग्स में से एक है, वो आपका छोटा भाई। शंगवान फेक्शोंग ने दांत पीसे, मगर जिस दिन उसने इनविंसिबल सॉर्ड का साथ देकर ईस्टर्न लैंड को धोखा दिया, उसी दिन से वो मेरा भाई नहीं रहा। हम यहाँ उस ईस्टर्न लैंड के ट्रेजर को वापस लेने आए हैं जो उसने चुराया था। छोटे भाई, मुझे उम्मीद है कि 4 क्षेत्रों के अलायंस के नाते तुम हमारी मदद करोगे। झुओ फैन का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने शंगवान फेक्शोंग की समझदार आंखों में देखा और सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए अंकल, हम सब एक ही तरफ हैं। मैं जरूर शंगवान क्लैन की मदद करूंगा। बिल्कुल बड़ा रे, क्या? उसकी बात सुनकर शंगवान फेक्शोंग ने पहले तो गर्व से सिर हिलाया, लेकिन फिर चौंक कर बोला, तुमने क्या कहा? झुओ फैन ने अपनी नाक खुजाते हुए हंसी में कहा, अंकल, आपने खुद को ऐसा बताया था, भूल गए क्या? झुओ फैन ने गू सांतोंग के सिर पर गर्व से हाथ फेरा। यंग सांजी, हम अब एक नामी क्लैन से हैं। जब हम अंकल के साथ ईस्टर्न लैंड लौटेंगे, कोई हमें छू भी नहीं पाएगा। अब कोई हमें भिखारी नहीं कहेगा। हा हा हा। हाँ, और बाद में वापस चलकर वेस्टर्न लैंड वालों का सुपड़ा साफ कर देंगे, सबको काट डालेंगे। गू सांतोंग ने मासूम मगर खतरनाक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बाकी सभी लोग सन्न रह गए। हे भगवान, अभी अभी तक ये लोग चूहे जैसे डरे हुए थे और अब पावर मिलते ही इनकी तो सारी शर्म ही उड़ गई। सब लोग उस बाप बेटे की बेहुदा जोड़ी को देखकर हक्के बक्के रह गए। इन दोनों को क्या हो गया है? ना इनके पास पुराना रुतबा है, ना कोई बाप दादों का नाम, लेकिन अकड़ ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सदियों पुरानी किसी बड़ी क्लैन से हों। क्या सोच रखा है? बस शंगवान क्लैन का नाम उछाल दो ताकि कोई छेड़े ना। असल में तो ये नाम यूज करके दूसरों को ही दबाने की सोच रहे हैं। हम ईस्टर्न लैंड के मशहूर शंगवान क्लैन से हैं, लेकिन हमें तमीज सिखाई गई है, इज्जत सिखाई गई है। ऐसे बेहुदे लोगों को अपना नाम बर्बाद नहीं करने देंगे। सबकी नजर शंगवान फेक्शोंग की तरफ गई। क्लैन हेड, आपने शुरू किया था, अब आप ही निपटिए। शंगवान फेक्शोंग ने सिर हिलाया, चेहरा फड़क गया। वो किसी को यूं ही अपना भतीजा मान ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने तो बस दोस्ती का बहाना बनाने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन कौन जानता था कि सामने वाला इतना ढीठ निकलेगा कि उल्टा उसी को यूज करने लगेगा। ये तो पूरा नालायक है। मकान का मालिक भी ऐसा घटिया निकलेगा, ये नहीं सोचा था। सब लोग उस जोड़ी को हिकारत भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन शंगवान किंगयान हंस पड़ी। पिछले कुछ दिनों में वो इनके साथ रही थी और अब इनसे कुछ घुल मिल गई थी। शायद वो ही इन्हें सबसे अच्छे से समझ पाई थी। जब उन्होंने सीना ठोक के ये बात कही तो उसे मजा आ गया। अरे सुनो, क्यों ना तुम सच में मेरे कजिन बन जाओ। झुओ फैन उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। कौन बनेगा भला? मजबूरी है, वरना कौन ऐसे रिश्ते झेले। अगर शंगवान फेक्शोंग उसके मन की सुन पाते तो गुस्से से फट पड़ते। अबे जरा सोच, तुझे अपनाना किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये तो सीधा ताकत की सीढ़ी चढ़ना है और तू है कि मुंह चढ़ा रहा है। सच में बेवकूफ कहीं का। लेकिन अब बात निकल चुकी थी और क्लान हेड के मुंह से एक बार बात निकल जाए तो वो मुकर नहीं सकता। उसने थक कर एक लंबी सांस ली। तो ठीक है, तुम शंगवान क्लैन की तरफ से फ्लाइंग क्लाउड मैनर की जांच को रोकोगे। जब हम ईस्टर्न लैंड लौटेंगे तो तुम्हारा इनाम मिलेगा। हाँ अंकल। झुओ फैन ने बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए हामी भरी। वहीं शंगवान फेक्शोंग को मानो दिल में चुभन महसूस हुई। एक ओर उसका असली भतीजा था, बहादुर और तेवर वाला, और दूसरी ओर ये नया भतीजा, चालाक और घटिया शक्ल वाला। अब जब वो घर वापस जाएगा तो कितनी जिल्लत झेलेगा, सोचकर ही दिल डूब गया। शंगवान फेक्शोंग ने थकी हुई आवाज में हाथ हिलाया। अब जब सब साफ हो गया तो जाओ सब लोग। शंगवान फेक्शोंग उठकर पिछवाड़े की ओर बढ़ गया। अंकल, चलिए मैं आपके लिए अच्छा कमरा ढूंढता हूँ। झुओ फैन उसके पीछे ऐसे उछलता कूदता गया जैसे कोई मेंढक हो। मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, अपने भतीजे को आपको रास्ता दिखाने दीजिए। नहीं, हमारे लिए पहले ही कमरे तय हो चुके हैं, तुम बस अपना काम करो। शंगवान फेक्शोंग ने उसे झटक दिया, लेकिन झुओ फैन कहाँ मानने वाला था। ऐसा कैसे? परिवार के लिए कुछ करना मेरा फर्ज है। तेरा फर्ज जाए भाड़ में, ये तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शंगवान फेक्शोंग ने आंखें घुमा दी। उसे धक्का देने का मन हुआ, लेकिन झुओ फैन तो उससे चिपक गया था। उसकी चापलूसी से भरी बातों से वो और चिढ़ गया। धड़ाम! अचानक एक जोरदार धक्का लगा और झुओ फैन पीछे जा गिरा। ऊपर देखा तो असली कजिन खड़ा था। शंगवान युलिन ने उसे ठंडी नजरों से देखा और शंगवान फेक्शोंग का हाथ पकड़कर साथ ले गया। और इस बार क्लान हेड ने मना भी नहीं किया। बाकी सब लोग इस नजारे को देखकर कंधे उचकाते हुए चले गए। जाते जाते हंसी उड़ाते हुए कुछ बातें उनके कानों तक पहुंच ही गईं। हूफ, चापलूसों को अपनी औकात नहीं मालूम। शंगवान क्लान अब तो शर्मिंदा होगा ऐसे घटिया लोगों को अपनाने के बाद। सही कहा, लेकिन करें क्या? इनकी किस्मत थी जो हमें जरूरत थी, वरना इनका तो कोई नाम भी ना ले। गू संटोंग का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन झुओ फैन ने उसे खींचकर रोक लिया। अरे संजी, अब मैं तेरी सच्ची मौसी बन गई। ही। शांगवान किंगयान खुशी खुशी उछलती हुई आई और संजी के गाल पकड़ लिए। संजी ने उसे ठंडी नजरों से देखा और हाथ झटक दिया। तू मेरी कोई मौसी वौसी नहीं है। गू शमतोंग ने उसे नजरअंदाज किया और वहां से चला गया। झुओ फैन ने मन ही मन गहरी सांस ली। ऐसा इनविंसिबल स्कैम को आज तक किसी ने बेइज्जत नहीं किया था। सब मिशन के लिए सहना पड़ रहा है। कभी कभी सोचता हूँ इसे कुनपेंग के पास छोड़ देना चाहिए था।
वहां तो वो राजा है और कुनपेंग अब इसे छुएगा भी नहीं, इतना छोटा है अभी। मुझे संजी के लिए खुद फैसले नहीं करने चाहिए थे, चाहे सही हो या गलत। शंगवान चिंगयान वहीं खड़ी रह गई हैरान। संजी को क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? कुछ नहीं, बच्चों का मूड बदलता रहता है, तुम बुरा मत मानो। जियो फैन उसके पीछे गया। मैं उसे देखता हूँ, फिर मिलते हैं। उसे जाते देख शंगवान चिंगयान थोड़ी चिंता में पड़ गई। उसी वक्त पीछे से एक लंबा आदमी आया, शंगवान यूलिन। उसकी खोई हुई निगाह देखकर मुस्कुराया। कजिन, कहाँ देख रही हो? बस ये सोच रही थी कि संजी इतना चिढ़ा हुआ क्यों लग रहा था। चिढ़ा हुआ? हा हा हा। अरे जिन लोगों को जबरदस्ती शंगवान क्लैन में घुसने का मौका मिल गया हो, उनके लिए तो जश्न का मौका है। फिर भी मूड खराब? शंगवान चिंगयान ने उसे घूरा। तुम क्या जानो, वो वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। नहीं, वो तो पूरी बेशर्मी से पेश आए। जो जैसा दिखता है वैसा ही होता है। सिर्फ तुम ही हो जो उनका पक्ष ले रही हो। तुम कुछ नहीं जानते। शंगवान चिंगयान ने सिर झटक दिया। मैं पिछले कुछ दिनों से उनके साथ रह रही हूँ। वो दिल से अच्छे हैं, एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। अगर वो सत्ता के भूखे होते तो बहुत पहले ही मुझे फ्लाइंग क्लाउड मैनर के हवाले कर देते। उस वक्त डर गए होंगे कि तुम उन्हें मार डालोगी। नहीं, कभी भी उन्होंने मुझसे डर जैसा कुछ नहीं दिखाया। उल्टा वो मुझे चिढ़ाने वाले जवाब देते थे, मुझे गुस्सा दिलाते थे। शंगवान चिंगयान ने साफ कहा, वो अपने दर्द को छुपाते हैं। उनका बर्ताव सिर्फ एक मुखौटा है। तुम गलत समझ रहे हो। कजिन, तुम हमेशा दूसरों की तरफदारी क्यों करती हो? वो दूसरे नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या? पापा ने उन्हें भतीजा कहा है। वो तो उस बेहया ने खुद ही जबरदस्ती किया है। अंकल जैसे शरीफ इंसान ऐसे बदतमीज के करीब नहीं जा सकते। मैंने कहा ना, किसी की शक्ल देखकर उसे मत परखो। शंगवान चिंगयान ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। शंगवान यूलिन की आंखों में गुस्सा चमकने लगा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। देख लूंगा तुम्हें बहुत जल्द। झुओ फैन अपने कमरे में लौटा तो देखा गू सैंटोंग बिस्तर पर तकिया लेकर उदास लेटा हुआ था। झुओ फैन ने उसकी पीठ थपथपाई और हंसते हुए बोला, क्या हुआ रे, नाराज है? हा हा हा। सोच के देख, वो हमें हमारी कमजोरी की वजह से चिढ़ा रहे हैं, पर ये कमजोरी ही है जो उन्हें हमें हल्के में लेने देगी और यही हमारे लिए फायदा है। असली में तो हम उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। हमें उन पर हंसना चाहिए। ये सारे मूर्ख हैं, हा हा हा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गू सैंटोंग बोला, हम पर करीब 100 मीटर की दूरी से 5 सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स नजर रख रहे हैं। मुझे पता है, हम बाहरी हैं तो भरोसा तो नहीं करेंगे। डर रहे हैं कि हम जाकर उनकी पोल खोल देंगे, लेकिन वो गलत हैं। सोच के देख, सिर्फ 5 ही रखे हमारी निगरानी में, थोड़ा कम नहीं लग रहा? झुओ फैन ने चालाकी भरी मुस्कान दी और आंख मारी। गू सैंटोंग आखिरकार मुस्कुराया, 5 को तो मैं एक घूंसे में निपटा दूंगा। उधर शंगवान फेक्सियोंग एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ। 3 एल्डर वहां पहले से मौजूद थे, बिस्तर पर बैठे आंखें बंद किए। फेक्सियोंग, क्या बात है? एक एल्डर ने पूछा। फेक्सियोंग ने झुककर आदर से जवाब दिया, वेनरेबल्स, मकान का मालिक एक मामूली आदमी है। उसके साथ एक 8 साल का बेटा है। हम अभी के लिए निश्चिंत रह सकते हैं और सीधे फेयुन को निपटा सकते हैं। अच्छा है, अब इसी जगह को ठिकाना बनाकर दूसरा हमला करेंगे। एक एल्डर जोश में बोला, इस बार डिवाइन वेपन हर हाल में वापस ईस्टर्न लैंड ले जाएंगे। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।